क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो क्लास आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 हिस्ट्री का, वो है एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। मतलब नोमैड्स क्या है? नोमैडिक ट्राइब यानी जो घुमंतु लोग थे, है ना, जो घुमंतुओं का समुदाय था, वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों उनको जाना पड़ता था, और उनका ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट था, है ना, उसके लिए एडवांटेज क्या था हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि people who move from one place to another as a community with all their belongings were called nomads। जो लोग एक समुदाय के रूप में यानी एक कम्युनिटी, है ना, एज अ कम्युनिटी अपनी सारी जो भी उनकी संपत्ति होती थी उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, उनको कहा जाता था नोमैड्स यानी खाना बदोश या घुमंतु। ठीक है। फिर दीज नोमैड्स मूव्ड फ्रॉम one place to another in search of food and a livelihood. The nomadic pastoralists had herds of goats and sheep or camels and cattle। ये जो खाना बदोश होते थे वो भोजन, है ना, और अपनी जो आजीविका है उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। खाना बदोश चरवाहों के पास बकरी, भेड़ और ऊँटों और जो मवेशियां होती थी उसके झुंड होते थे। और उनकी जो ये कांस्टेंट मूवमेंट थी, है ना, निरंतर जो आवाजाही थी, वो उसका मेन जो रीजन था, जो मेन कारण था, वो ये था कि वो अपने जो भी उनके मवेशी थे, भेड़ बकरी ऊंट, उनके जो झुंड थे, उनके लिए चरागाह को ढूंढना उनका क्या था, मेन एम था। खाना बदोश अपने गर्मियों और सर्दियों के चरागाहों के बीच घूमते रहते थे, है ना। और सर्दियों में वो क्या करते थे, आमतौर पर निचली जो पहाड़ियां होती थी वहां पर रहते थे, और सूखे झाड़ियों वाले जो जंगल होते थे उनके झुंडों के लिए चरागाह उपलब्ध कराते थे। और गर्मियों के टाइम में यानी कि जो अप्रैल के एंड तक खाना बदोश जो थे वो अपना सामान पैक कर लेते थे और अपने झुंड इकट्ठा करके और जो उत्तरी पहाड़ियां होती थी उसकी ओर मतलब क्या करना शुरू कर देते थे, ट्रैकिंग करनी। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्थर्न माउंटेन। जैसे ही बर्फ पिघलती थी तो पहाड़ हरी भरी घास के कालीन में बदल जाते थे, जिससे कि उनके मवेशियों के लिए क्या होता था, खाना उनको अच्छा खासा मिल जाता था। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे हमारे, अब हमारे एनवायरनमेंट को क्या इससे फायदा होता था। तो पर्यावरण को फिर से मतलब क्या करने के लिए, विकसित, है ना, या रीग्रो करने के लिए और उभरने का मौका मिलता था, है ना, और ज्यादा, जिससे जो क्षेत्र होता था उसका संतुलन यानी बैलेंस बना रहता था। ये ज्यादातर चराई को रोकता है ना, और क्योंकि इससे फ्यूचर में चरागाहों की कमी हो जाएगी। जानवरों की जो खाद थी मिट्टी को उर्वर बनाने में मदद करती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की खाना बदोश की जो उनकी पूरा प्रोसेस होता था, है ना, प्रोसेस ऑफ मूविंग, उसको धराने में वो हेल्प करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रॉट इन द फॉलोइंग लॉज, इन ईच केस एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट। अब हमें यहाँ पे इन जगहों पर मतलब इन चीजों के लिए जो भी नियम पारित किए गए, जो भी एक्ट लागू किए गए, उसकी वजह से जो चरवा थे, है ना, तो उनके मतलब उनकी आवाजाही में, उनके मूवमेंट में किस तरह के बदलाव आए, उनके ऊपर कैसी बंदिशें लगा दी गई, वो इसमें हमें बताना है। तो पहला इसमें क्या है, वेस्ट लैंड रूल्स। अब वेस्ट लैंड रूल्स यानी जो बंजर भूमि होती थी उसके लिए क्या रूल्स बन गए थे कि अनकल्टिवेटेड लैंड वाज टेकन ओवर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड गिवन टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। दिस रूल वाज कॉल्ड वेस्ट लैंड रूल्स। मतलब जो औपनिवेशिक सरकार थी, है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी,
उसके द्वारा जो बंजर भूमि थी, जो वेस्ट लैंड थी, उस पर कब्जा कर लिया गया और व्यक्तियों को, मतलब कुछ चुने हुए लोगों को वो दे दी गई। इस नियम को बंजर भूमि नियम कहा जाता है। इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स ड्यूरिंग द मिड 19th century. All grazing land were considered wasteland by the colonial rulers as they brought no revenue to them. If this land could be transformed into cultivated farmland, it would result in an increase in land revenue and production of crops such as jute, cotton and wheat. अब जो कॉलोनियल शासक थे, जो गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा सभी चरागाहों को बंजर भूमि माना जाता था, क्योंकि उनसे कोई राजस्व, है ना, मतलब कि राजा को दिया जाने वाला कुछ वो नहीं मिलता था। यदि इस भूमि को खेती के लायक कृषि भूमि में अगर चेंज कर दिया जाए, है ना, परिवर्तित कर दिया जा सके, तो इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो क्या हो जाएगी, भू राजस्व, जिसमें जूट, कपास और गेहूं जैसी फसलों के क्या होंगे, उत्पादन, मतलब उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस इज वाई द वेस्टलैंड रूल्स वर फॉर्मुलेटेड। हाउएवर दे साउंडेड द डेथ knell for pastoralists because increase in cultivated land meant an obvious decline in pastures and a consequent loss of a means of livelihood for them. Means इस वजह से जो बंजर भूमि थी उसका नियम बनाया गया। उन्होंने चरवाहों के लिए मौत की, मतलब एक तरीके से ऐलान कर दिया था, क्योंकि खेती जो थी वो खेती योग्य जो भूमि थी उसमें वृद्धि का मतलब क्या था, चरागाहों में स्पष्ट गिरावट होना, ऑब्वियस सी बात है। और परिणाम स्वरूप उनके लिए आजीविका के साधन का क्या हुआ, नुकसान हुआ। नेक्स्ट इसका आता है फॉरेस्ट एक्ट, यानी वन अधिनियम। अब फॉरेस्ट एक्ट में क्या हुआ था कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, उसने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, राइट। एंड इस मतलब एक्ट को 1878 में संशोधित किया गया। ठीक है, अमेंडेड किया गया, कौन से ईयर में, 1878 में। अब इस अमेंडमेंट के अंदर मतलब वनों को, जो फॉरेस्ट थे, उनको मतलब एक तरीके से 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक आरक्षित, एक संरक्षित और एक ग्रामवन, मतलब रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, अब जो आरक्षित वन थे, यानी कि जो रिजर्व्ड थे, वो आमतौर पर जंगल होते थे जो व्यवसाय रूप से मूल्यवान लकड़ी का उत्पादन करते थे, है ना, जो लकड़ियां होती थी, फिर चाहे वो देवदार हो या फिर, है ना, इस तरीके की जो लकड़ी थी उसका मतलब उत्पादन करते थे। और वो किस यूज में आने लगी थी, जैसे फर्नीचर, विंडोज, डोर्स बनाने के लिए। और जो वन अधिनियम है उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि जंगलों की जो जितनी भी पूरी कुल संपत्ति है, उसका जो लुफ्त है, जो आनंद है, वो सिर्फ उपनिवेशवासी ही उठा सकते थे, क्योंकि किसी को भी इन जंगलों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी, राइट। तो इस एक्ट के तहत खाना बदोशों को इन जंगलों में अपने मवेशियों को चराने की जो परमिशन थी वो नहीं थी, राइट। उन्हें इनमें से कुछ जंगलों में अपने मवेशियों को चराने के लिए परमिट लेना पड़ता था, और साथ ही साथ वो अपनी परमिट, जो लिमिट थी, परमिट पे भी क्या होता था कि लिमिट लिखी हुई होती थी, राइट। तो उतने टाइम तक उनको वापस अपने जो भी मवेशी होते थे उनको चरा करके वापस लाना होता था, नहीं तो उनपे फाइन लगा दिया जाता था या उनको दंड मिलता था। इससे खाना बदोशों के पास अपने मवेशियों के लिए कोई चरागाह ही नहीं रह गया। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से ये लिख सकते हो। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी भारत में, क्या करा था उसने, 1871 में उन्होंने ये नियम को लागू किया था। ठीक है, द एक्ट
earmarked communities of craftsmen trader pastoralists as criminal tribe, मतलब उनको क्रिमिनल ट्राइब का टैग दे दिया। ठीक है, तो मतलब कि जो ये जो एक्ट था उसने शिल्पकारों को, व्यापारियों को, चरवाहों के जो समुदाय थे, जो उनके ग्रुप्स थे, उनको ये क्रिमिनल ट्राइब्स मान लिया। और जब ये अधिनियम है ना लागू हुआ, तो इन समुदायों को केवल अधिसूचित जो ग्राम बस्तियां थी उसमें रहने के लिए मजबूर किया गया। They needed a permit to move out of the specified village. The village police also kept a continuous watch over them. उन पे नजर रखती थी, है ना। गांव से बाहर जाने के लिए भी उनको परमिट लेना पड़ता था पहले, और गांव की जो पुलिस थी वो उन पर क्या रखती थी, कंटिन्यूस नजर रखती थी। और जो मूविंग नोमैड्स थे, जो घुमंतु चरवाहे थे, ये खाना बदोश डिस्टर्ब्ड द कॉलोनिस्ट। अब उपनिवेशवादियों को परेशान कर दिया। वो मूल निवासियों को निश्चित स्थानों पर निश्चित अधिकार चाहते थे ताकि उन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो ईमानदार मेहनत खाना बदोशों को बहुत बड़ा उनके लिए क्या था, एक तरीके से अपमान था, है ना। और उनकी जो पूरी जीवन शैली थी वो उसके ऊपर ही मतलब प्रभावित हो रही थी, अफेक्ट हो रही थी। ग्रेजिंग टैक्स। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या है, यानी ग्रेजिंग यानी चराना, है ना। तो वो जो चराते थे अपने जानवरों को, उसके ऊपर जो टैक्स का जो नियम लागू हुआ था वो क्या था। Pastoralists had to pay tax for the animal they grazed on the pasture. This is called grazing tax. चरवाहों को चरागाहों में चरने वाले जानवरों के लिए क्या देना पड़ता था, टैक्स। उससे क्या कहते हैं, चराई कर, यानी ग्रेजिंग टैक्स। द colonial government wanted to increase its revenue. Tax was imposed on land, canal water, on salt, trade good, on animal, and even on grazing. अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो अपना मतलब राजस्व बढ़ाना चाहती थी भूमि पर, है ना, नहर पर, नमक पर, और जो भी ट्रेड ट्रेड वस्तुएं थी, है ना, मतलब जो भी व्यापारिक वस्तुएं थी उन पर, जानवरों पर, और यहाँ तक कि जो चराई पर, जो चराते थे अपने जानवरों को, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। उसके बाद mid 19th century grazing tax was introduced in most pastoral tract of India. Pastoralists had to show a pass and pay tax to enter grazing tract. अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के मिड में भारत में अधिकांश देहाती इलाकों में चराई कर लागू किया गया। चरवाहों को चरागाह क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पास दिखाना पड़ता था और टैक्स चुकाना होता था। ठीक है, he had to pay tax according to the number of cattle heads he had. This taxation was a terrible burden on the poor pastoralist. उसे अपने पास मौजूद जो भी मवेशियों की, मतलब एक तो वो कितने जानवरों को चराने के लिए ले जा रहे हैं, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना होता था। तो गरीब चरवाहों पर ये भी एक क्या था, एक तरीके से बोझ था, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट द ग्रेजिंग लैंड्स। अब मसाई कम्युनिटी जो थी, जो मसाई का समुदाय था, उन्होंने अपने ग्रेजिंग लैंड्स को कैसे लॉस्ट, कैसे खो दिया था, तो हमें उनके रीजंस देने हैं यहाँ पे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो मसाई पशुपालक थे उनका एक समुदाय था, राइट, वो पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, और साउदर्न केनिया यानी कि दक्षिणी केनिया में करीब 3 लाख मसाई, और तंजानिया में 1,50,000 मसाई थे। मसाई जो थे उन्होंने उत्तरी केनिया से लेकर उत्तरी तंजानिया के मैदानों तक एक विशाल भूमि पर क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। ठीक है, 19th सेंचुरी में यूरोपीय शाही शक्तियों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, और जो मतलब जिन जगहों पर कब्जा किया था उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया। उन्होंने क्या करा, सीमाएं खींची एक तो, ठीक है।
और उन जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया जहां पर पहले मसाइयों का कब्जा था। उसके बाद मसाइज जो थे उन्होंने अपनी पूर्व औपनिवेशिक भूमि का जो लगभग 60% था वो खो दिया था। नेक्स्ट है, इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो मतलब जैसे रिस्ट्रिक्टेड ड्राई जोन होते थे ना, अनसर्टेन रेनफॉल, जहाँ पर बारिश होना बहुत मतलब कम होता था, तो ऐसे में और जो खराब चरागाह वाले जो ड्राई एरियाज थे, है ना, ड्राई प्लेसेस थे या ड्राई लैंड थी, सूखी जमीन या बंजर जमीन जो थी वो सीमित थी। मसाई लोगों को अपनी चरागाहों की लगातार हानि का सामना करना पड़ा और इसने सूखे के टाइम पे, यानी जब सूखा पड़ा तो उसके टाइम पे उनके जीवन को क्या करा, काफी अफेक्ट किया, और यहाँ तक कि उनके जो सामाजिक रिश्ते थे उसको भी नया एक तरीके से रीशेप किया, है ना, उसको। और जल्दी ही चरागाहों को खेती के खेतों में बदल दिया गया और मसाई समुदाय जो थे उन्होंने एक बार फिर अपने चरागाहों को खो दिया था। कॉलोनिस्ट जो थे, जो उपनिवेशवादी थे, उन्होंने चरागाह भूमि को भी गेम रिजर्व में बदल दिया। चरवाहों को इन ये जो भी मतलब थे और जहां पर मतलब कि बंदिशें लगा दी गई थी उनके ऊपर जाने से, उन जगहों पर जाना उनके लिए मतलब मनाही थी, उन जगहों पर जाना, ठीक है। और इस तरह से जो मसाई थे उनके चरागाहों को एक बार फिर से जब्त कर लिया गया। मसाई जल्दी छोटे क्षेत्रों तक ही मतलब सिमट कर रह गए थे, और जो रिजर्व्ड एरियाज थे उनमें ना तो शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को वो लोग चरा सकते थे। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में जो मवेशी थे वो भूख और बीमारी से मर गए, और ज्यादातर चरागाहों और जल संसाधनों के नष्ट होने से मसाइयों के लिए बहुत कठिनाई, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा हार्डशिप था, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात हो गई थी। So the fourth question is, there are many similarities in the way in which the modern world forced changes in the lives of pastoral communities in India and East Africa. Write about any two examples of changes which were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders. अब जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसमें इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के जो पेस्टोरलिस्ट या पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, उनके लाइफ में जो चेंजेस हुए, उनमें दोनों के ही लाइफ में जो चेंजेस हुए उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी, हमें ऐसे ही दो जो चेंजेस थे उनके बारे में लिखने हैं। और जो भारतीय चरवाहों और मसाई जो गड़रियों थे, उन दोनों के बीच में मतलब क्या समानता थी। तो इसमें आप एक तो ये लिख सकते हो कि इंडिया में 19th सेंचुरी के मिड तक बहुत से वन यानी फॉरेस्ट एक्ट को लागू कर दिए गए थे, काफी सारे, है ना। और इन एक्ट्स के जरिए कुछ फॉरेस्ट जो जैसे कि देवदार और साल थे, जैसे व्यावसायिक रूप से उनको जो भी प्रीशियस वुड थी, है ना, जो मूल्यवान लकड़ी थी उसका उत्पादन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, रिजर्व्ड, है ना, उन्हें रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया था। किसी भी चरवाहे को इन वनों तक जाने की परमिशन नहीं थी। और जो संरक्षित वन थे उनमें चरवाहों को कुछ प्रथागत, है ना, प्रथा के चलते अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन उनकी जो आवाजाही थी एक जगह से दूसरी जगह जो उनका जाना था उस पर बंदिश लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया। तो मसाई लैंड में चरागाह जो थे वो भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल भंडार में बदल दिया गया, और जो चरवाहे थे वो मतलब इन जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो ना तो जानवरों का शिकार कर सकते थे और ना ही अपने झुंडों को चरा सकते थे, अपने मवेशियों को, ठीक है। और इसमें सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो फॉरेस्ट एक्ट थे उन्होंने चरवाहों के जीवन को बदल दिया था। वो कई जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जो पहले उनके मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराते थे, है ना। उन्हें एंटर अगर करना होता था तो उसके लिए परमिट होना जरूरी होता था।
उनका प्रवेश और जो प्रस्थान था, मतलब उनका एंटर होना फॉरेस्ट में और बाहर आना, उस पर भी क्या था, एक लिमिट टाइम लगा दिया गया था। वो जंगल में जितने दिन बिता सकते थे उनकी संख्या सीमित थी। अफ्रीका में चरवाहा समूह जो थे, जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, उनको भंडार की सीमा के भीतर रहने के लिए मजबूर किया गया। वो विशेष परमिट के बिना अपना स्टॉक लेकर, मतलब अपने मवेशियों का झुंड लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, और ना ही परमिट, मतलब जो परमिट होता था उसको पाना भी उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हु आर कॉल्ड नोमैड्स। नोमैड्स यानी घुमंतु या खानाबदोश कौन थे? नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। अपने लिविंग्स को, है ना, जो भी उनकी मतलब जो बेसिक नीड है उसको पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनका घूमना। व्हाट इज धांडी? The camel herders of Jaisalmer are Maru Raikas and their settlement is called Dandi. The Gadi shepherds are from which state? ये कौन से स्टेट से थे? हिमाचल प्रदेश। Who were गुज्जर बकरवाल्स? अब ये गुज्जर बकरवाल्स कौन थे? These are nomadic tribes of Jammu and Kashmir who are great herders of goat and sheep. ये गोट और शीप के झुंडों को चराते थे, जम्मू और कश्मीर के थे, ठीक है। व्हाट इज अ काफिला? अब काफिला क्या था? काफिला एक ग्रुप था उन लोगों का, ऑफ सेवरल हाउस होल्ड हु मूव टुगेदर फॉर अ जर्नी। मतलब अपनी उस जर्नी को करने के लिए, उस जर्नी पर निकलने के लिए जो पूरा परिवार, है ना, मतलब एकत्र हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, और फिर मतलब उनको कहा जाता था काफिला। व्हाट इज भाबर? It is a dry forested area below the foothills of गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं का जो एरिया था, वो क्या था? ड्राई फॉरेस्ट था, उसको भाबर कहा गया है। What does बुग्याल मीन? बुग्याल का क्या मतलब है? Vast meadows in the high mountains. Name the pastoral communities of Himalayas known for cyclic movement for the pastures. अब हिमालय के वो चरागाह समुदाय कौन से थे? भूटियार, शीपर एंड किन्नौर्स। हु वर ढांगर्स? ढांगर्स कौन थे? वर एन इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी। जो महाराष्ट्र की कम्युनिटी, पेस्टोरल कम्युनिटी थी, उसे ढांगर कहते हैं। व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ डांगर्स? जो डांगर्स थे महाराष्ट्र के, उनका ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या था? मोस्ट ऑफ देम वर शेपर्ड्स, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. Which pastoral tribes live in Karnataka and Andhra Pradesh? अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कौन सी जाति के पेस्टोरल रहते थे? गोलाज, ठीक है। द गोलाज herded cattle, kurumas and kurubas reared sheep and goat and sold woven blankets. Next है, who were Banjaras? Banjaras are well-known group of graziers. They are found in the village of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Which pastoral nomads live in the deserts of Rajasthan? राजस्थान के डेजर्ट में कौन से pastoral nomads रहते थे? रायकाज। What are the main occupation of रायकाज? अब occupation, उनका काम क्या था? दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जो रायकास थे वो अलग अलग तरह के काम करते थे, या अलग तरह की उनकी एक्टिविटीज थी, जैसे कल्टीवेशन हो गया, ट्रेड हो गया, हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग, मतलब अपने जानवरों को चराना, खेती करना, या फिर व्यापार करना। हाउ डिड द लाइफ ऑफ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली? अब जो खाना बदोश चरवाहे थे उनकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज कैसे आया? पहला, देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स श्रैंक, मतलब उनके जो चरागाह थे, जो जगह थी जहाँ वो चरते थे, वो सिकुड़ गए। देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, उनकी गतिविधियों को क्या कर दिया गया? नियंत्रित किया गया।
और रेवेन्यू वॉज इंक्रीज्ड, और उनके राजस्व में वृद्धि कर दी गई. Give one advantage of changing grazing lands into cultivated farms by British in India. मतलब इंडिया में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा चरागाहों की जो भूमि थी उसको खेती योग्य खेतों में, मतलब खेती करने के लिए किस तरीके से बदलने का एक एडवांटेज बताना है. Land revenue was one of the main sources of income. By expanding cultivation, it would increase its revenue collection. भूमि का जो राजस्व था उसकी आय के जो मतलब मेन सोर्स थे उसमें से एक था खेती का विस्तार करने से इसके राजस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी. मतलब खेती होगी, है ना, तो उसकी जो इनकम होगी वो इंक्रीज होगी. What were wasteland rules? अब wasteland rules क्या थे? By these rules, uncultivated lands were taken over and given to selected individuals who were granted various concessions and were encouraged to settle in these lands. इन नियमों के द्वारा बंजर भूमि जो थी उस पर कब्जा कर लिया गया था और जो कुछ गिने चुने, है ना, जो व्यक्ति थे उनको दे दिया, जिन्हें विभिन्न रियायतें दी गई और इन भूमियों पर बसने के लिए उनको क्या किया गया, एनकरेज. Which forests were declared reserved forest? किन जंगलों को या किन वनों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया? वो जंगल जो देवदार और साल जैसी व्यवसायिक रूप से मूल्यवान लकड़ी का क्या करते थे, उत्पादन करते थे, उनको आरक्षित घोषित कर दिया गया है ना, यानी रिजर्व्ड. किसी भी चरवाहे को इन जंगलों तक पहुंचने की भी परमिशन नहीं थी. Which forests were classified as protected forest? अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किनको क्लासिफाई किया गया है? इन जंगलों में चरवाहों को चरने के कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर क्या लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी. What kind of permit was given to the pastoralists by the forest department? औपनिवेशिक सरकार के लिए टैक्स का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस तरह के परमिट को पेस्टोरलिस्ट के लिए दे दिया गया था? किस तरीके का परमिट था कि वो पीरियड इन विच दीज पेस्टोरलिस्ट कुड लिव लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, इफ दे ओवरस्टेड दे वर मेड टू पे फाइन्स. मतलब एक परमिट उनको मिलता था और उसी परमिट पर ये लिख दिया जाता था कि वो किस डेट में मतलब जंगल में एंटर कर रहे हैं और कितने दिन के लिए वो जा रहे हैं, और उतनी लाख मतलब जिन तारीख को उनको वापसी होनी होती थी उसी डेट पर ही उनको आना ही पड़ता था किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, फाइन. What was the source of taxation for the colonial government? अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके टैक्स के क्या क्या सोर्सेस थे? तो इसमें आप क्या लिखोगे, जैसे कि टैक्स वर इम्पोज्ड ऑन लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड गुड, इवन ऑन एनिमल ऑफ द पेस्टोरलिस्ट. अब किन किन चीजों पर उन्होंने टैक्स लगा दिया गया था? भूमि पर, नहर के पानी पे, नमक पे, है ना, व्यापारिक वस्तुओं पे, और यहाँ तक कि जो जानवर चरने जाते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया. वेयर हैव रायकास माइग्रेटेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? अब इंडिया का जब विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद रायकास कहाँ चले गए? In recent years, they have been migrating to Haryana, where sheep can graze on agricultural field after the harvest are cut. This is the time that the fields need manure that the animals provide. हाल के वर्षों में हरियाणा की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां फसल कटने के बाद भेड़ें क्या करती हैं, कृषि क्षेत्रों में चर सकती हैं. यही वो टाइम होता है जब खेतों के बाद खाद की जो जरूरत होती है उस मतलब वो जो जानवर उपलब्ध कराते हैं, तो इसीलिए वो कहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, हरियाणा की ओर. नेम द पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के कौन कौन से चरावा समुदाय थे? इस Bedouins, Berbers, Maasai, Somali, Bosan, Turkana are some of the pastoral communities of Africa.
व्हाट डू दीज अफ्रीकन पेस्टोरल कम्युनिटीज डू फॉर अ लिविंग? अब ये जो अफ्रीकन पेस्टोरल कम्युनिटी थी वो अपनी लिविंग के लिए, अपनी जरूरतों के लिए या अपनी जीविका के लिए क्या करती थी? They raise cattle, camel, goat, sheep, donkeys, and they sell milk, meat, animal skin and wool. Some also earn through trade and transport. अब क्या करते थे? अपने कैमल को, गोट को, शीप, डोंकी को क्या करते थे? मतलब बढ़ाते थे, है ना? और उनका जो जैसे मिल्क है, मीट है, और जो एनिमल की स्किन होती है और जो वूल होती है उसको बेचने का भी कुछ काम करते हैं। और कुछ वो थे जो व्यापार से और ट्रांसपोर्ट से अपनी अर्निंग करते थे। Which areas were covered under Maasai land before colonial times? Maasai land stretched over a vast area from North Korea to steppes of northern Tanzania. How was Maasai land divided by the colonial powers? जो colonial power थी उन्होंने किस तरीके से मसाई लैंड को डिवाइड कर दिया था? In 1885, Maasai land was divided into two international boundaries into two areas called British Kenya और German Tanzania. ठीक है? What was the condition of Maasai after white settlements in their grazing lands? अपने चरागाहों में जो श्वेत बस्तियां थी उसके बाद मसाई की कैसी सेटलमेंट थी, क्या स्थिति थी? They were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania, or they were confined now to an arid zone with uncertain rainfall and poor pastures. उन्हें दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया के एक छोटे से क्षेत्र में धकेल दिया गया था और अब वो क्या है, अनिश्चित वर्षा और खराब चरागाहों वाले शुष्क एरियाज की ओर सीमित होकर रह गए हैं। Name the national park set up in place of grazing lands by colonial powers. जो colonial powers थी उनके द्वारा जो चरागाहों के स्थान थे वहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क सेटअप कर दिए गए थे उनके नाम बताने हैं। तो एक क्या था? संबूरू नेशनल पार्क जो कि केन्या में था, और एक सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो तंजानिया में है। व्हाट डज मसाई मीन? मसाई मीन क्या है? मसाई से क्या मतलब है? द टाइटल मसाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मा. मसाई मीन्स माय पीपल हु वर कॉल्ड द एल्डर्स इन मसाई सोसाइटी. अब मसाई सोसाइटी में जो एल्डर्स थे किन्हें कहा जाता था? द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स. एल्डर्स यानी जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के शासक समूह का गठन किया, और मतलब जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस शासक समूह का गठन किया और समुदाय के मामलों पर क्या लेते थे? फैसले लेने लगे, और विवादों को निपटाने के लिए टाइम टाइम पर क्या करते थे? परिषद, है ना, बुलाते थे या मुलाकात करते थे। Who were called the warriors among Maasai community? अब Maasai community में warriors कौन थे? The warriors consisted of younger people, जो young थे, mainly responsible for the protection of the tribe. The tribe की protection करने के लिए जो young लोग थे उनको warriors कहा गया है. What was the significance of raiding in Maasai society? अब Maasai समाज में छापेमारी का क्या महत्व था? Raiding was important in a society where cattle was wealth. It is through raids that the power of different pastoral groups was arrested. अब ऐसे समाज में छापा मारना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था जहां पर मवेशी धन थे, है ना, मवेशियों से मिलने वाले जो धन थे, छापों के जरिए से जो डिफरेंट पेस्टोरल जो ग्रुप्स थे उनकी पावर को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। When was the criminal tribes act passed? अब ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था कब पास किया गया? 1871 में। In which type of forest no pastoral activity was allowed? कौन से फॉरेस्ट था जिसमें पेस्टोरल एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया गया था? उनका मतलब कोई भी मतलब जो अपने मवेशियों को चराना था वो कौन से उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था? रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो थे। वेयर डू द मसाई कैटल हर्डर्स लिव? मसाई कैटल हर्डर्स जो थे वो कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? अब खरीफ क्रॉप क्या है? द ऑटम क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर इज नोन एज खरीफ क्रॉप.
ऑटम क्रॉप यानी जो शरद ऋतु की फसल होती है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के बीच में काटी जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इन विच स्टेट डांगर्स आर फाउंड? डांगर्स को कहाँ फाउंड किया जा सकता है? महाराष्ट्र। व्हाट इज रबी क्रॉप? अब रबी कौन सी क्रॉप है? द स्प्रिंग क्रॉप यानी वसंत की जो फसल होती है, जो कि हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, इज नोन एज रबी क्रॉप। आमतौर पर मार्च के बाद काटी जाती है, उसको कहा जाता है रबी क्रॉप। व्हाट इज स्टबल? लोअर एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज स्टबल। स्टबल उसे कहा गया है जो कि कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो भी लेफ्ट रह जाता है ना, खेतों में या जमीन में जो भी बचा कुचा रह जाता है, उसे स्टबल कहा गया है। हाउ वाज द मसाई सोसाइटी डिवाइडेड? अब मसाई सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड कर दी गई थी? द मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सोशल कैटेगरीज, दीज आर एल्डर्स एंड वॉरियर्स। Describe the seasonal movement of Gadi shepherds of हिमाचल प्रदेश। ये जो थे शिवालिक, they spend their winter in low hills of Shivalik range grazing their flock in the scrub forest। अब ये क्या करते थे? शिवालिक रेंज की जो निचली पहाड़ियां होती थी, उन झाड़ियों में, है ना, उनके जंगलों में अपने झुंडों को चराने के लिए छोड़ देते थे और अपना टाइम वहीं पर ही मतलब निकालते थे। और अप्रैल तक वो उत्तर की ओर चले गए और गर्मियां कहाँ पे बिताई? लाहौल और स्पीति में। जब बर्फ पिघल जाती और ऊंचे दर्रे मतलब साफ हो जाते थे, तो उनमें से कई ऊंचे पहाड़ी घास के मैदानों में वो लोग चले गए। सितंबर तक उन्होंने अपना वापसी का जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया और अपने झुंड के साथ अपने शीतकालीन चरागाह शिवालिक पहाड़ियों पर फिर से उतर आए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट बंजारास ऑफ नॉर्थ इंडिया? आप बंजारास के बारे में, जो कि नॉर्थ इंडिया के थे, उनके बारे में आप क्या जानते हो? अब ये जो थे, दे मूव्ड इन द विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये जो थे वो सर्च करते थे ऑफ गुड pastoral land for their cattle. They moved over long distance. They sold pluck cattle and other goods to the villagers in exchange for grain and fodder. उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गांव में लोग घूमते हैं और अपने मवेशियों के लिए अच्छे चारागाह की तलाश में रहते हैं, और जिसके लिए वो काफी मतलब लंबा लंबा दूरी को भी तय कर लेते हैं। उन्होंने अनाज और चारे के बदले में हल के मवेशी और जो दूसरे सामान है उन ग्रामीणों को वो बेच दिए। हाउ डज ड्रॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट? एक्सप्लेन। अब जो ड्रॉट थी यानी जो सूखा पड़ जाता है, जैसे जो बंजर होती है जमीन, उसने क्या अफेक्ट डाला पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो सूखा था वो हर जगह पशुपालकों के जीवन को प्रभावित करता है, राइट। जब बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, तो मवेशियों के जो भूखे मरने की जो पॉसिबिलिटीज है वो होती है, जब तक कि उन्हें उन क्षेत्रों में वो नहीं ले जाया जा सकता जहां पर जो चारागाह है, जो ग्रेजिंग है, वो पॉसिबल है। इसीलिए जो परंपरागत रूप से चरवाहे हैं, खाना बदोश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, और जो खाना बदोश है उन्हें बुरे टाइम से बचने और जो भी संकट है से बचने की वो अनुमति देती है। हाउ डिड पुअर पेस्टोरलिस्ट लिव विदाउट देयर लिव स्टॉक? अब जो पुअर पेस्टोरलिस्ट हैं, जो गरीब चरवाहे हैं, जो केवल अपने पशुधन पर निर्भर है, मतलब जो पशुओं से मिलने वाली चीजें उसके ऊपर डिपेंड है, उनके पास बुरे टाइम से निपटने के लिए क्या है? सोर्सेस नहीं थे। युद्ध और अकाल के टाइम पे उन्होंने लगभग सब कुछ ही खो दिया अपना। उन्हें शहरों में काम की तलाश में जाना पड़ा, और कुछ लोग कोयला जलाने का काम करके या कोई छोटे मोटे दूसरे काम करके अपना जीवन मतलब बिताते थे। और जिन लोगों की थोड़ी अच्छी किस्मत थी, जो लकी थे, उनको सड़क बनाने या कोई बिल्डिंग बनाने के काम मिल गया था। Why did Raikas combine cultivation with pastoralism? Explain any three reason. Okay. अब इसमें आप तीन रीजन क्या दोगे कि रायकास जो थे उन्होंने खेती को पशुचारण के साथ जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि वो राजस्थान के रेगिस्तान में रहते थे, है ना, डेजर्ट्स में।
तो इस एरिया के जो ज्यादातर हिस्से थे उसमें कोई फसल नहीं उग सकती थी, राइट। और हर साल खेती योग्य भूमि पर उपज में उतार चढ़ाव भी होता रहता था, क्योंकि जो कृषि थी उनकी आजीविका के लिए मतलब पूरी नहीं होती थी, है ना, मतलब उतनी इनफ नहीं थी। इसलिए रायका अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में निकल पड़े, जिनमें ऊंट, भेड़ और बकरी शामिल थे। यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.